Hi friends, you are heartiest welcome in this part of series of practice sessions on your direct tax laws in international taxation। और आज के इस पार्ट में हम असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर से रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने लास्ट रिवीजन सेशन में आपको असेसमेंट प्रोसीजर थोरोली रिफ्रेश करा रखा है, तो आइए एप्लीकेशन पार्ट और अच्छा हो जाए इसके लिए हम जो एपी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिटर्न फाइलिंग के प्रोविजंस जो मैंने सेक्शन 139(1) में आपको रिफ्रेश कराए थे, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन काइंडली देखिए। मई 2013 के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। डिस्कस विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, व्हाट इज द स्टेटमेंट। देखिए, तो महेश Mahesh, a resident and ordinarily resident in India and having a house property and a bank account outside India is not required to file return of income for EY 22-23 if his total income is below the maximum to not liable to टैक्स। मैक्सिमम नॉट लायबल टू टैक्स मतलब वो मैक्सिमम जिस तक टैक्स नहीं लगता, दैट इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की बात हो रही है। तो अगर महेश की टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो उनके लिए रिटर्न फर्निशिंग रिक्वायर नहीं होगी, क्यों भले ही उनकी हाउस प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट उनका आउटसाइड इंडिया क्यों ना हो, हम कहेंगे ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सेक्शन 139(1) में जो फोर्थ प्रोविजो देखा था, हालांकि प्रोविजो नंबर मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेक्शन 139(1) में ये तो आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा पर्सन, हाँ, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को छोड़कर कोई भी ऐसा पर्सन जो रेजिडेंट हो, जो अगर आउटसाइड इंडिया लोकेटेड किसी असेट को एज अ बेनिफिशियल ओनर या अदरवाइज भी होल्ड कर रहा हो, या आउटसाइड इंडिया लोकेटेड अकाउंट की साइनिंग अथॉरिटी हो, तो उनके लिए रिटर्न फर्निश करना मैंडेटरी बनाया गया है। इसीलिए इस केस में महेश के लिए जो रिटर्न की फाइलिंग है वो यहां पर रिक्वायर्ड बनेगी, चाहे भले उनकी अदरवाइज टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, कम ही क्यों ना हो, नहीं है ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए रिटर्न फर्निश करना यहां पर मैंडेटरी बनेगा। आइए जरा अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। देखिए, द असेसिंग ऑफिसर इशूड अ नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) ऑन द assessee on 24 December 2022 calling upon him to file return of income for assessment year 22-23. In response to the said notice, the assessee furnished a return of loss and claimed carry forward of business loss and unabsorbed depreciation. Instead, whether the assessee would be entitled to carry forward such claimed as in the return। आप याद उठाइए, जो उन्होंने अपनी रिटर्न फर्निश की है, देख रहे हो आप, EY 22-23 की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद में नोटिस आया है, उसके बाद सस्सी ने रिटर्न फर्निश की है। सर्टेनली ये जो रिटर्न है ये कैसी है, बिलेटेड रिटर्न है। अब यहां उन्होंने अपनी रिटर्न में जो बिजनेस लॉस दिखाया, इस पर तो सेक्शन 80 लग जाएगा। सेक्शन 80 की डिमांड क्या थी कि जो रिटर्न है वो ड्यू डेट तक आनी चाहिए, तो इस पर तो हम सेक्शन 80 लगा देंगे। इसीलिए जो बिजनेस लॉस है उसका कैरी फॉरवर्ड क्लेम तो सस्सी का सस्टेनेबल नहीं होगा, उसके लिए तो सस्सी एंटाइटल्ड नहीं होगा। लेकिन जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है इस पर सेक्शन 80 नहीं लगता। ये हमने सेक्शन 139(3) लॉस रिटर्न के साथ सेक्शन 80 जब डिस्कस किया था तो उसके कमेंट्स में भी हमने ये बात कही थी। तो जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसके लिए सस्सी एंटाइटल्ड होगा, क्योंकि उसके लिए बैरियर क्रिएट करने वाला सेक्शन 80 एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अससी आगे कर सकेगा। आप देखेंगे आंसर में यही आपको गिवन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो कंक्लूजन है वो केवल और केवल यही है कि बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, लेकिन अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को वो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करने के लिए एंटाइटल्ड होंगे, चाहे भले उन्होंने जो रिटर्न है 142(1) के नोटिस के रिस्पॉन्स में, मतलब ड्यू डेट के बाद ही क्यों ना फाइल की हो। आइए नवंबर 2017 के क्वेश्चन पर। Arjun's total income for assessment year 22-23 is rupees 10 lakhs, consisting of salary, capital gain and income from other sources। मैं यही कंक्लूड कर लूं कि इनके लिए रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो पक्का 31 जुलाई बनने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां बिजनेस इनकम तक जब इनकी नहीं है तो 31 अक्टूबर वगैरह का कोई स्कोप ही नहीं है। आफ्टर कंसीडरिंग टीडीएस एंड एडवांस टैक्सेस, सम ऑफ rupees 50,000 towards taxes is still payable because of various reasons he couldn't file his return of income within the prescribed time limit। Arjun approaches you for advice on the following issues। क्या इशू है उनके मन में? Whether he can file a return of income on 1 December 2022। Yes, हम बिल्कुल कहेंगे आप ऐसा कर सकते हो।
क्योंकि 139(4) आपको अलाउ करता है आप रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने से 3 मंथ्स बैक या बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट जो भी अर्लियर है अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये मानते हुए कि 1 दिसंबर तक कोई असेसमेंट नहीं हुआ है, ये मानते हुए हम अर्जुन को कह सकेंगे कि आप अपनी जो रिटर्न है उसे बिलेटेडली फाइल कर सकते हो। दूसरी तकलीफ देखो उनकी, whether he will be able to revise his return of income in case he discovers any omission or mistake in his return filed on 1st December 2022। yes, 139(5) रिवाइज रिटर्न वाला जो सेक्शन है वो ना सिर्फ ओरिजिनल रिटर्न को बल्कि बिलेटेड रिटर्न के रिवीजन के लिए भी परमिट करता है। याद है ना, ये सब रिवाइज कर रखा है 139(5) में कि चाहे ड्यू डेट तक आपने रिटर्न फाइल कर दी थी या बिलेटेड ही क्यों ना हो, अगर आपको कोई ओमिशन रॉन्ग स्टेटमेंट डिस्कवर होता है तो आप वही रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने से 3 महीने पहले तक, मतलब 31 दिसंबर तक और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 31 दिसंबर तक अर्जुन के लिए ये ओपन है कि वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सके। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फी ही विल बी सब्जेक्टेड टू फॉर द डिफॉल्ट इफ एनी फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सबसे पहले जो उनसे डिफॉल्ट हुआ कि वो अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक नहीं फाइल कर पाए, तो इंटरेस्ट की जहां तक बात है तो मैं कह सकता हूं सेक्शन 234A में जो एक इंटरेस्ट है वो उन पर लग सकेगा। यहां पर टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स के बाद जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो 50,000, 1% से 234A का इंटरेस्ट लगता है। जुलाई 31 जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि 1 डे इन दिसंबर पार्ट ऑफ मंथ के लिए भी 1% ही लगेगा। हाँ, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है 2500 वो हम कह सकते हैं यहाँ पेबल बनेगा। और रही बात फीस की, तो जरा देखिए यहाँ पर क्या उन्होंने रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद वो रिटर्न अगर फर्निश कर रहे हैं तो क्या उनकी जो इनकम है वो 5 लाख से उससे कम है ना। अगर ऐसा होता तो 1000 लगती, ये तो 10 लाख का केस है ना, तो इसलिए वो 234F में हम कह सकते हैं 5000 रुपीज की फी के लिए भी लाइबेबल कहलाएंगे। बस यही चीजें आपको आंसर में देखने को मिलने वाली है। तो एक तो 234F में फीस उन पर लग सकेगी 5000 की, दूसरा 5 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो 234A में उन पर और ले भी हो सकेगा। ओके, आइए जरा अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, TN individual filed his return of income for AY 2023 on 15th June 2022 declaring a total income of rupees 120. He later discovered that he had not claimed a particular deduction amounting to rupees 2,10,000 while computing his business income in the said return. He filed a revised return on 30th October 2022 declaring a total loss of rupees 90,000। वो तो नहीं था, पहले इनकम की रिटर्न थी 120 की, जब 210 का नेगेटिव इफेक्ट डाला एक्सपेंस का तो जाहिर सी बात है वो 120 पॉजिटिव 90 नेगेटिव हो जाना है। तो उन्होंने अब जो रिवाइज रिटर्न फर्निश की अपनी उसमें लॉस दिखाया। द असेसिंग ऑफिसर proposes to disallow the claim of T for carry forward of the business loss amounting to rupees 90,000 for the reason that the revised return declaring loss for the first time was filed beyond the time prescribed in the section 139(3). Examine the validity of proposed action of the AO। याद उठाओ फ्रेंड्स, हमने धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड का इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस रिफ्रेश किया था कि रिवाइज रिटर्न के आने पर वो ना सिर्फ ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस करती है बल्कि ओरिजिनल रिटर्न को ओरिजिनल रिटर्न की डेट से रिप्लेस करती है। मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्या माना जाएगा कि जो रिटर्न आई है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये माना जाएगा जो रिटर्न आई है वो 90,000 रुपीज के लॉस की ही आई है। और ये तो ड्यू डेट से पहले की डेट है ना, इसीलिए इस लॉस को जरूर एसएससी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर पाएगा। ईओ का जो एक्ट है वो सही नहीं कहलाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, जो डीमिंग फिक्शन हमने डिस्कस कर रखा है ना उसी का यूज आपको यहां पर करना था। तो ये माना जाएगा कि 15 जून को ही एसएससी ने लॉस की जो रिटर्न है वो अपनी फर्निश कर रखी है, स्टार्टिंग से वही ऑन रिकॉर्ड मानी जाएगी, इसलिए एओ यहां पर जस्टिफाइड नहीं कहलाएंगे अगर वो टी को इस लॉस का बेनिफिट आगे लेने से रोकेंगे तो।
ठीक है। आइए अब फ्रेंड्स, जब मैं सेक्शन 142 आपको रिफ्रेश कर रहा था तभी मैंने आपको हिंट किया था कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं जिनमें पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस वगैरह की नॉलेज भी आपसे टेस्ट कर ली जाती है, तो वो किस तरह से, तो आइए जरा देखिए इस क्वेश्चन से। For the assessment year 22-23, Mr. John was directed to carry out a special audit of his accounts under Section 142(2)A on 1st August 2022 without giving him an opportunity of being heard. Answer the following questions in this regard. पहला क्वेश्चन देखो जरा। Can the SSC contend that since reasonable opportunity of being heard is not provided to him by the AO, such notice requiring the special audit of accounts is not valid? Then answer is yes. क्योंकि याद कीजिए फ्रेंड, सेक्शन 142A में सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A में आपने ये देख रखा है ना कि एओ स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन बाद में देगा, पहले उसके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना सस्सी को मैंडेटरी कहलाएगा। तो अगर एओ ने उस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को ही अगर फुलफिल नहीं किया तो ईओ तो एसएससी ईओ के उस स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शन को ऑब्जेक्ट कर सकता है। एसएससी की कंटेंशन यहां पर करेक्ट कहलाएगी। राइट फ्रेंड्स, तो पहला जो पॉइंट था वो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। तो अगर एसएससी ये कंटेंशन रेज करता है कि ईओ की डायरेक्शन सही नहीं है क्योंकि उसने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी है, तो सर्टेनली एसएससी की जो कंटेंशन है वो यहां पर करेक्ट कहलाएगी क्योंकि अपॉर्चुनिटी देना ईओ की ड्यूटी थी। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए। इफ द एसएससी डिसाइड्स टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अंडर सेक्शन 142(2)A, कि चलो कौन ईओ से हेडेक ले, नहीं दी अपॉर्चुनिटी, चलो छोड़ो, कौन उससे अपने रिलेशन बेकार का निकाल को कोई और केस ना बिगाड़ दे, वो छोड़ो, नहीं अपॉर्चुनिटी थी तो भी हम कुछ कहते तो वो कौन सा मरने वाला था। एसएससी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराने के लिए डायरेक्ट कर ही दिया। एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने ऑडिट कराने के लिए डिसाइड कर लिया। व्हाट विल बी द ड्यू डेट बाय व्हिच he has to submit the audit report including the extended time if any allowed to him? तो याद करो, रिवीजन सेशन में हमने डिस्कस किया था कि जिस डेट पर ऑडिट की डायरेक्शन इशू की गई होगी, जिस डेट पर स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन इशू की गई होगी, उस डेट से एट मैक्स 180 डेज, याद आया फ्रेंड्स, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डायरेक्शन, मतलब इंक्लूडिंग दैट डेट ऑल्सो। तो 31 डेज अगस्त में, 30 डेज सितंबर में, 31 डेज अक्टूबर में, 30 डेज नवंबर में, एंड माय डियर फ्रेंड्स 31 डेज दिसंबर में। ओके, अब आप जरा देखना यहाँ पर कितना हो गया, 153 हो गया, तो बचेंगे 27, तो 27 अगस्त, राइट। 27 अगस्त हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फाइनल 180 डेज का कैलकुलेटेड डे है वो फाइनल डे 27 अगस्त आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 27 अगस्त तक। एक मिनट कहीं ना कहीं क्या था, एक सेकंड, हाँ, अगस्त के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यस जनवरी, डियर फ्रेंड्स 27 जनवरी तक हम कह सकते हैं कि एओ के लिए ये ओपन, वो इन एसएससी के लिए ओपन होगा कि वो अकाउंट्स का ऑडिट कराकर ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो प्रोड्यूस कर दे। और आप देखिए वही यहां पर निकल कर ये डेट आएगी। ओके, आइए अगला पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का क्या कहा गया है यहां पर। if the SSC intentionally doesn't comply with the directions, how much penalty can be levied on him? याद उठाओ, सेक्शन 272A में हमने डिस्कस किया था 10,000 रुपीज की पेनल्टी वो लग सकेगी। For failure to get the books of accounts audited under section 142(2)A, can prosecution proceedings be launched against the SSC? If yes, what will be the quantum of punishment? तो याद कीजिए फ्रेंड, सेक्शन 276D का भी हमने वहां जिक्र किया था कि 1 ईयर तक जो इम्प्रिजनमेंट है वो हो सकता है अलोंग विद फाइन, मतलब उसके लिए फाइन भी कुछ और लगाया जा सकता है। तो बस वही चीजें आपको यहां पर यूज में लेनी थी, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन वाली, राइट। आइए अब मैं ले चलता हूं आपको एग्जामिनर के एक और फेवरेट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज देखिए फ्रेंड्स। क्या यहां पर कहा गया था, असेसमेंट वाज मेड अंडर सेक्शन 143(1) फॉर असेसमेंट ईयर 1920। द एसएससी has received a notice under section 148 on 6th April 2022 for reopening of assessment. Can the SSC challenge the legality of the notice on the ground of change of opinion? एसएससी अपने ओपिनियन को चेंज कर रहा है, इसीलिए जो ये उन्होंने हमारा केस रीओपन करने के लिए नोटिस दिया है ये वैलिड नहीं है।
फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप चलो जरा हमने 143(1) में चीजें रिफ्रेश कर रखी है। वहां एक राजेश झावेरी स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड का सुप्रीम कोर्ट का केस हमने रिफ्रेश किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 143(1) इज जस्ट अ प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, नॉट एन असेसमेंट। इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) इज नॉट एन असेसमेंट ऑर्डर। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफेक्ट है। क्वेश्चन की पहली लाइन में जो ये कहा गया ना कि असेसमेंट वाज मेड अंडर सेक्शन 143(1), यही गलत है एक्चुअली, क्योंकि 143(1) में असेसमेंट नहीं होता। 143(1) में डियर फ्रेंड्स रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, पहली बात। लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है हम तो फोकस उस पर करेंगे बजाय एग्जामिनर की और इंस्टीट्यूट की गलती निकालने के। भाई हमसे क्या पूछा जा रहा है, मार्क्स तो हमें उसके बेस पर मिलने ना। तो यहां पर क्या एसएससी नोटिस की वैलिडिटी जो चैलेंज कर रहा है कि एओ अपने ओपिनियन को चेंज कर रहा है, तो इसलिए उनका नोटिस इनवैलिड है। हम कहेंगे ये एसएससी का ग्राउंड सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी ओपिनियन जब एओ असेसमेंट करेगा तो फॉर्म होगा। अगर एओ किसी एसएससी का असेसमेंट करेगा तो उसमें जो डिसीजन लेगा वो उसका ओपिनियन कहलाएगा, और फिर उसके बाद में वो रीअसेसमेंट करेगा, तब हो सकता है कि उसमें कुछ डिस्टरबेंस नजर आएगा। यहां तो पहले असेसमेंट ही नहीं हुआ, यहां तो पहले केवल 143(1) हुआ है। तो जब कोई असेसमेंट ही नहीं हुआ, कोई ओपिनियन फॉर्म ही जब ईओ के पार्ट पर नजर नहीं आ रहा है, तो वो चेंज क्या करेगा? तो यहां पर आप ये जो ग्राउंड ले रहे हो ना कि एओ अपना ओपिनियन चेंज कर रहा है, ये ग्राउंड यहां पर सही नहीं है। एसएससी कैन नॉट चैलेंज द लीगलिटी ऑफ द नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 148 reopening the assessment on the grounds of change of opinion in a case where no assessment is made under section 143(3) but only an intimation is issued under section 143(1). तो सिंस 143(1) कोई असेसमेंट नहीं है, इसीलिए चेंज ऑफ ओपिनियन का क्वेश्चन ही अराइज यहां नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जरा मैं अब एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। जरा मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मतलब कई सेक्शंस की नॉलेज आपसे टेस्ट हो जाए, इसके लिए कैसा क्वेश्चन आपको यहां दिया गया है। स्टेट विद ब्रीफ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर रीजन आपने नहीं दिया तो देना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, where a notice under section 143(2) is issued to the SASI, it is not required to process under section 143(1) the return of income filed by the SASI। हम कहेंगे ये यहां पर फॉल्स है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर 143(2) का नोटिस चला गया तो 143(1) करने की जरूरत नहीं है। ये पहले कभी होता था, वो खत्म हो चुकी है बात है। अब तो फ्रेंड्स हमने ये तक डिस्कस किया था 241A में कि अगर 143(2) का नोटिस इशू हो गया है तो रिफंड ए और विद होल्ड कर सकता है। याद है, टिल द कंप्लीशन ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट, ये 140, ये सेक्शन 241A में हमने सब रिफ्रेश कर रखा है एपी के रिवीजन सेशन में। तो प्रोसेसिंग एंड स्क्रूटनी असेसमेंट बोथ आर डिफरेंट टूल्स, है ना। तो यहां इस केस में स्क्रूटनी का नोटिस चला गया, इसकी वजह से प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, ये गलत है। प्रोसेसिंग अपनी जगह है, वो अपनी जगह होगी, अपनी टाइम लिमिट में होगी, ठीक है। Even without rejecting the books of accounts, if any maintained by the SASI, the AO can make a reference to the valuation office under section 142A for estimating the cost of construction of an immovable property। हम कहेंगे ये बिल्कुल ट्रू है, यस, क्योंकि याद करो 142A को क्लियरली लिखा था कि एओ एसएससी के अकाउंट की करेक्टनेस से सेटिस्फाइड है, नहीं है, इररिलेवेंट है, वो वीओ को केस रेफर करना चाहता है, ही कैन डू सो। तो अगर उसने ऐसा किया एकदम सही है। अच्छा, expenses of a special audit conducted under section 142 shall be paid by the central government। yes of course, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भी ऑडिट एक्सपेंस है प्रेस्क्राइब्ड डेडलाइन से जो सीसीआईडी और सीआईटी डिटरमाइन करते हैं, उनको पे करना गवर्नमेंट की ड्यूटी है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल ऑडिट गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में हो रहा है, इसलिए कॉस्ट भी वही बियर करेंगी, लॉ की ये रिक्वायरमेंट है। एंड फाइनली, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी रिगार्डेड एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 139B। यस ऑफ कोर्स, यस, मतलब यहां भी हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। केवल इंडिविजुअली टीआरपी की प्रैक्टिस कर सकता है, ये टीआरपी वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था, है ना। और वो सीए लीगल प्रैक्टिस में नहीं कर सकते टीआरपी की प्रैक्टिस, है ना, राइट। तो कोई एलएलपी फर्म वगैरह तो कर भी नहीं सकती, केवल इंडिविजुअल ही टीआरपी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी फ्रेंड्स रिवाइज करके टीआरपी के कॉन्सेप्ट में आए भी हैं। आइए फ्रेंड्स, अब मैं एक जो और हमने कॉन्सेप्ट रिफ्रेश किया था
उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या आपको दिया गया। द असेसमेंट ऑफ आर एंड सन्स एच वाज कंप्लीटेड अंडर सेक्शन 143 ऑफ द आईटी एक्ट विद एन एडिशन ऑफ इनकम ऑफ ₹7 lakhs टू द रिटर्न्ड इनकम। द assessee contends that the order of assessment is bad in law as no notice was issued under section 143(2) even though the assessee had participated in the assessment proceedings. The assessing officer relying on section 292(b) contends that when assessee has participated in the assessment proceedings, now he cannot raise any objection on the assessment order. Examine the validity of the contention of both and give your opinion on who is correct. याद कीजिए 292(b) जब मैंने आपको रिफ्रेश कराया था तो उसी टाइम पर हमने स्ट्रेस दिया था इस बात पर कि सेक्शन 292(b) केवल नोटिस की सर्विस के डिफेक्ट को दूर करने के लिए है कि अगर एसएससी को नोटिस इशू हुआ और वो सर्व टाइम में नहीं हुआ या अगर प्रॉपरली सर्व नहीं हुआ या सर्व हुआ ही नहीं तो एसएससी तो ऐसे केस में एसएससी ने जहां प्रोसीडिंग्स में अगर पार्टिसिपेट कर लिया है अपनी अपीयरेंस दे दी है तो उन पर वो नोटिस ड्यू टाइम में ड्यूली सर्व मान लिया जाएगा। लेकिन वो केस जहां पर एसएससी को नोटिस इशू तक नहीं हुआ तो उसके लिए तो लक्ष्मण दास खंडेलवाल का केस हमने रिफ्रेश किया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इशू ऑफ नोटिस क्यूरेबल डिफेक्ट 292(b) में नहीं है। नोटिस के इशू का अगर डिफेक्ट है तो वो 292(b) में नहीं आएगा। नोटिस इशू तो होना चाहिए था। नोटिस की सर्विस में अगर कोई चैलेंज होता तो फिर वहां 292(b) ईओ को सेव कर लेता। तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर एसएससी की जो कंटेंशन है वो सही है। तो ये सारा जो डिस्कशन है वो हम ऑलरेडी 292(b) में करके आए हैं और मेनली लक्ष्मण दास खंडेलवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट का जो कहना था कि जो नॉन इश्योरेंस ऑफ नोटिस का एक्ट है ये क्यूरेबल मतलब रिमूवेबल डिफेक्ट यहां नहीं कहलाएगा चाहे भले ही एसएससी ने प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर लिया हो। बेसिकली यहां पर केवल जो 292(b) है वो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ नोटिस को सेव नहीं करता। उसके लिए ये नहीं लाया गया। नोटिस इशू तो डिपार्टमेंट से होना चाहिए था। अब इस प्रेजेंट केस में सिंस असेसमेंट को नोटिस के इश्यूएंस के बिना ही कर दिया गया तो इसीलिए असेसमेंट वैलिड इन लॉ कहलाएगा। ये 292(b) का क्यूरेबल डिफेक्ट नहीं कहलाएगा। तो जो एसएससी की कंटेंशन है वो वैलिड है, एओ की कंटेंशन इनकरेक्ट है। राइट तो फ्रेंड्स जो रिवीजन सेशन में हमने ये केस लॉ वगैरह रिफ्रेश किया था बस उसी को आपने यहां पर यूज में लेना था। आप याद कीजिए हमने ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स वहां ऑलरेडी रिफ्रेश कर रखी हैं। तो 292(b) भी रिफ्रेश किया था और उसी के साथ में ये लक्ष्मण दास खंडेलवाल का जो केस है वो हमने वहां रिकॉल किया था। तो इन्हीं चीजों को आपने वहां पर यूज में इस क्वेश्चन में लेना था। आइए जरा मैं अगले क्वेश्चन का रुख करता हूं। प्लीज देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। Are an individual filed his return of income for the assessment year 22-23 on 15 June 2022. He later discovered that he had not claimed deduction under section 80C in the said return. He claimed the said deduction through a letter addressed to the assessing officer. The assessing officer completed the assessment without allowing the deduction claimed by R. Is the action of AO justified in doing so? Yes. याद करो गोइड्स इंडिया लिमिटेड का केस फ्रेंड्स कि अगर कोई भी डिडक्शन नहीं अगर क्लेम की जानी है तो वो ओनली बाय वे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज्ड रिटर्न ही पॉसिबल होगी। हाँ नॉट थ्रू अ लेटर। याद है फ्रेंड्स जब 143 में हम डिस्कशन कर रहे थे तब हमने ये बात डिस्कस की थी। तो अगर आपने केवल लेटर के थ्रू अगर ये डिडक्शन मांगी है तो ईओ ने अगर कंसीडर नहीं किया तो ये एक्ट उनका सही है कि क्या है गोइड्स इंडिया लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सिस्टम है ये सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स बनाया इसीलिए एओ का जो एक्ट है वो यहां पर करेक्ट कहलाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। Teachwell Education is a trust approved under Section 1023C which runs various educational institutions during the course of assessment under Section 143(3). The assessing officer finds that the trust has carried out its activities in contravention of the section under which it was approved for exemption. Hence, the AO wants to pass an order without giving exemption under Section 10.
which the assessee objects. Whether the AO can pass an order without giving exemption to section 10, you are required to examine the issue with respect to the provisions of IT Act. हम कहेंगे AO बिल्कुल बिना एग्जामिशन के असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है, यस, बस उनको करना क्या है, दो कंडीशन फुलफिल करनी है, दो रिक्वायरमेंट यहां मेट आउट उनके पार्ट पर होनी चाहिए। एक तो वो इस एजुकेशन इस ट्रस्ट की जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उनको वो इस वायलेशन को, इस कॉन्ट्रावेंशन को इंटीमेट कर दें, और दूसरा वो वेट करें जब इस बॉडी को ग्रांट की गई ये अप्रूवल विड्रॉ हो जाएगी तो उसके बाद में वो बिना एग्जामिशन का असेसमेंट ऑर्डर फ्रीली पास कर पाएंगे। आप देखेंगे फ्रेंड्स 143.3 में जो फर्स्ट प्रोविजो हमने रिफ्रेश किया था उसी पर बेस्ड ये बात है। तो एक तो इंटीमेट करना है, फिर अप्रूवल के विड्रॉन तक वेट करना है, उसके बाद में ईओ के लिए ओपन होगा कि वो बिना एग्जामिशन के ऑर्डर इनको पास कर सके। राइट माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, और यहां पर हमने 143.3 का जो थर्ड प्रोविजो है उसकी बात नहीं हमने किया आंसर में, क्योंकि वो तब लगता है जब वो इस इंस्टीट्यूशन की कमर्शियल रिसीट्स ग्रॉस रिसीट के 20% से ज्यादा होती तो उनका पर्पस चैरिटेबल नहीं कहलाता, तो उस केस में अप्रूवल विड्रॉ नहीं भी होती तो ये ऑर्डर पास कर पाता। यहाँ में कोई कमर्शियल रिसीट वगैरह की पर्टिकुलर गिवन नहीं है ना फ्रेंड्स, इसीलिए हमने जो थर्ड प्रोविजो रिफ्रेश किया था फर्स्ट के साथ में उसका यहाँ पर कोई यूज करने की जरूरत नहीं है। और आइए देखिए फ्रेंड्स, डीआरपी का कॉन्सेप्ट जो रिफ्रेश किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन। बिफोर कंप्लीटिंग द असेसमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंपनी द असेसिंग ऑफिसर हैज टू फॉरवर्ड a draft of proposed order of assessment to the assessee. Is this statement valid? Apparently yes, क्योंकि अगर फॉरेन कंपनी का असेसी है तो एओ को ड्राफ्ट ऑर्डर पास करना बनता है, लेकिन हम थोड़ी क्वालिफिकेशन लगा देंगे कि ये स्टेटमेंट वैलिड तब है जब एओ जो असेसमेंट ऑर्डर पास कर रहे हैं वो असेसी के प्रेजुडिशियल कोई वेरिएशन के साथ पास कर रहे हैं, क्योंकि 140(4)(c) के अकॉर्डिंगली जो ड्राफ्ट ऑर्डर, जो असेसमेंट ऑर्डर है एलिजिबल असेसी जिसमें फॉरेन कंपनी भी आती है उनके अगेंस्ट में कोई भी प्रेजुडिशियल वेरिएशन वाला अगर वो पास करने का प्लान कर रहे हैं तो ड्राफ्ट पहले पास करना होगा। इसीलिए जिससे कि वो फॉरेन कंपनी आगे डीआरपी के सामने ऑब्जेक्शन रेज कर सकें, तो अपेरेंटली असेसी स्पेशल है इसीलिए ये स्टेटमेंट वैलिड है, लेकिन वैलिड वास्तव में तब कहलाएगा जब एओ ये असेसमेंट जो करने के लिए प्रपोज कर रहा है उसमें कोई प्रेजुडिशियल वेरिएशन नजर आएगा। ओके, और एक स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन भी डीआरपी पर बेस्ड देख लीजिए प्लीज। For facilitating expeditious resolution of disputes relating to international transaction involving transfer pricing and foreign companies, the IT Act has provided for alternate dispute resolution mechanism, that is DRP वाला concept. In this context, you are required to answer the following. क्या क्वेश्चन है? What meaning has been assigned to dispute resolution panel and eligible assessee under this mechanism? DRP is nothing but a collegium of DRP is nothing but a collegium, that is bench of 3 commissioners as constituted by the board. और eligible assessee कौन? Foreign company अदर एनआर या कोई भी अदर पर्सन जिसके केस में टीपीओ की रिपोर्ट के बेस पर कोई एडजस्टमेंट प्रपोज्ड हो, प्लान्ड हो। When can a grievance for resolution be filed by an assessee? तो विद इन 30 days डीआरपी के ड्राफ्ट एओ के ड्राफ्ट ऑर्डर के मिलने से 30 डेज में आप डीआरपी के यहां पर अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। व्हाट एविडेंस आर बीइंग कंसीडर्ड बाय द पैनल, दैट इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, टू रिड्रेस द ग्रीवेंस ऑफ द असेसी? वही ड्राफ्ट ऑर्डर, असेसी के ऑब्जेक्शन, उनके सपोर्ट में दिए गए एविडेंस, ईओ से इंक्वायरी कराई है तो उस इंक्वायरी की रिपोर्ट, ईओ से रिकॉर्ड मंगाया तो वो रिकॉर्ड, डीआरपी ने खुद इंक्वायरी किया तो डीआरपी की इंक्वायरी से जो रिजल्ट आया, मतलब वो सारी चीजें डीआरपी को कंसीडरेशन में यहां पर बस लेनी है, और इसके बाद में वो जैसा भी फिट फील करेंगे वैसी डायरेक्शन ईओ को दे सकेंगे। राइट फ्रेंड्स, आइए जरा इनकम स्कीपिंग असेसमेंट की स्कीम जो पूरी रिफ्रेश की थी हमने, आइए उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह का दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, पहले जिस तरह के क्वेश्चन दिए जाते रहे हैं, अब नई स्कीम से अगर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत चेंज नई स्कीम के साथ में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने अपनी तरफ से पहले जो क्वेश्चन आते रहे हैं उन्हीं में नई स्कीम के हिसाब से कुछ चेंज करके आपको ये क्वेश्चन प्रेजेंट किया है। इस तरह क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट ऑफ 22 December 2023, Mr. Anshul received a notice on 12 October 2025 under section 148 for AY 22-23.
on the ground that excess depreciation was allowed on certain assets. The assessing officer has complied with the procedure for reopening as given under section 148A, वो preliminary investigation वाला. हाँ, in the course of reassessment proceedings, the assessing officer also disallowed certain expenses incurred in relation to dividend tax-free interest without complying with the procedure as given under section 148A for applying section 147 for disallowance of such expenses. The assessing officer passed the order disallowing the excess depreciation and certain expenses under section 14A. सबसे पहले ये रिकॉल कीजिए कि अगर एओ ने एसएससी के लिए असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए विद इन 3 इयर्स अगर उनको नोटिस इशू कर दिया है और एस्केप्ड इनकम के रिलेशन में जो 148 का प्रोसीजर था वो कंप्लाई विद करते हुए अगर उन्होंने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की है, अब प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर उन्हें कुछ डिसअलाउएबल एक्सपेंस और पता लगे और वो भी उन्होंने डिसअलाउ कर दिए तो कोई गलती नहीं है. यस, 147 की एक्सप्लेनेशन रिकॉल करो ना कि प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई नया इशू अगर ईओ की नोटिस और नॉलेज में आया है, ईओ मे असेस और रीअसेस सच इशू और इनकम. हाँ, तो अगर ईओ ने वैसा किया है तो ठीक है. और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने 148 ए का जो प्रोसीजर है वो नए आइटम के लिए कंप्लाई विद किया है नहीं किया है, हो ही नहीं सकता. मैंने इस चीज पर स्ट्रेस भी दिया था. 148 ए तो माय डियर फ्रेंड्स कब पिक्चर में आता है, वो तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वाला सेक्शन है ना, वो तो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट माय डियर फ्रेंड्स जब स्टार्ट होना होगा 148 के नोटिस से जो स्टार्ट होता है उससे पहले 148 ए पिक्चर में आ 148 ए जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन है वो तो जब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए डिसीजन लेना होता है उससे पहले किया जाता है. उसके बाद 148 का नोटिस होता जाता है, उससे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट फॉर्मली स्टार्ट हुआ कहलाता है. और उसके बाद में अगर कोई नया इशू पता लगा है तो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है कि 148 ए की प्रोसीडिंग्स आपने उस नए इशू के लिए कंप्लाई विद कर दी हो जो इनकम स्टेटमेंट असेसमेंट के स्टार्ट से पहले पिक्चर में आता है. मैंने इस चीज पर स्ट्रेस भी दिया था फ्रेंड्स जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने 148 147 की इस एक्सप्लेनेशन के इस पार्ट पर आपको स्ट्रेस भी एम्फेसिस भी सप्लाई किया था कि जो प्रोसीडिंग्स के दौरान इशू पता लगेगा ना उसको ईओ असेस रीअसेस कर सकता है चाहे भले ही उन्होंने 148 ए उस इशू के रिस्पेक्ट में कंप्लाई विद ना किया हो. वो ही नहीं सकता क्योंकि 148 ए प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वाला सेक्शन है. ये सारी चीजें रिवीजन सेशन में फ्रेंड्स आपको डिटेल में इन डायग्राम से बताई हुई है, कराई हुई है, रिफ्रेश. ठीक है, पहले 148 ए में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर 147 करना है नहीं करना है इसका फाइनल डिसीजन लिया जाता है और फिर उसके बाद में 148 का नोटिस जाता है, प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं. उसके बाद प्रोसीडिंग्स के दौरान कोई नई चीज पता लगती है तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो गया हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना. तो इसीलिए इस केस में अगर उन नए इशू के रिस्पेक्ट में, नए एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में अगर ईओ ने 148 कंप्लाई विद नहीं भी किया है तो भी ईओ का जो एक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा. वो एक्सप्लेनेशन में माय डियर फ्रेंड्स अभी मैंने आपको शो भी किया. अच्छा, अब देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन आपको जो दिया गया था नवंबर 2017 में, ABC Limited, a listed company, filed its return of income in which a claim for deduction to Chapter 6A was made. The case was subjected to scrutiny assessment and order under section 143(3) was passed, reducing the claim for deduction to Chapter 6A. After 4 years from the end of the assessment year, a notice under section 148 was issued giving reasons such as subsequent tribunal and other court decision which show that the deduction was excessively allowed in this case. Is the action of AO valid? Yes. फ्रेंड्स क्या हो रहा है क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एसएससी ने रिटर्न में पहले डिडक्शन मांगी थी, एओ ने थोड़ी बहुत डिडक्शन उनको पहले ही डिसअलाउ कर दी थी. ठीक है, उसके बाद में कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट की रूलिंग आई, उससे पता लगा कि अरे अभी भी ज्यादा डिडक्शन अलाउ हो रखी है. तो कोर्ट की उस रूलिंग में आई फाइंडिंग का इफेक्ट देने के लिए अगर एओ ने केस रीओपन किया, उनको अगर 148 में नोटिस दिया तो कुछ भी गलत नहीं है. सेक्शन 150 में ये उनके लिए ओपन है. यस माय डियर फ्रेंड्स, ये उनके लिए ओपन है सेक्शन 150 में कि वो इस केस में जो नोटिस है वो कभी भी इशू कर सकते हैं. तो इसीलिए ईओ का जो एक्ट है वो फ्रेंड्स सेक्शन 150 की
फ्रीनेस की वजह से कि नोटिस कभी भी दिया जा सकता है, ईओ का जो एक्ट है वो वैलिड यहां पर कहलाएगा, राइट। आइए टाइम लिमिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूं। मिस्टर ए फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द assessment year 22-23 on 15 December 22. The assessing officer completed the scrutiny assessment on 25th December 23 and served the order on 30th December 2023. However, the notice of demand under section 156 was served on 10th Jan 2023. Mr. A claims that the demand of tax is invalid since the notice of demand was served beyond time limit. Examine the issue. याद कीजिए, अब नए प्रोविजन में किसी असेसमेंट ईयर के लिए जो असेसमेंट है वो असेसमेंट के क्लोज होने से 9 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो टाइम लिमिट क्या बन रही है यहाँ 31 दिसंबर 31, एक मिनट, यहाँ पर जो टाइम लिमिट माय डियर फ्रेंड्स निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, आप देख रहे हैं 31 दिसंबर 2023, राइट। अब हुआ क्या है, यहाँ जो असेसमेंट ऑर्डर है वो ईओ ने यहाँ पास कर दिया, यहाँ पर वो ऑर्डर ईओ को मिल, एसएससी को मिल भी गया, लेकिन असेसमेंट तो कंप्लीट तब कहलाता है ना जब असेसमेंट ऑर्डर ने नोटिस ऑफ डिमांड दोनों ही प्रिपेयर हो गए। असेसमेंट ऑर्डर यहां प्रिपेयर हो गया, नोटिस ऑफ डिमांड सर्व कब हुआ वो डेट बताई गई है और वो इसके बाद की है, राइट, वो इसके बाद की है ना फ्रेंड्स। तो यहां इस केस में 10 जनवरी 2024 आप करेंगे, 10 जनवरी 2024, यस माय डियर फ्रेंड्स। तो 10 जनवरी 2024 तक हम कह सकते हैं 10 जनवरी 2024 को जो नोटिस ऑफ डिमांड है वो 80 पर सर्व हुआ। ये बताओ ना प्रिपेयर कब हुआ। तो अगर मैं ये मान लूं कि वो नोटिस ऑफ डिमांड एसएससी को मिला भले इस डेट पर है, लेकिन प्रिपेयर अगर इस डेट से पहले हो गया है तो हम कहेंगे ईओ का एक्ट सही कहलाएगा। और अगर हम ये मान लें कि ये नोटिस ऑफ डिमांड प्रिपेयर भी इस डेट के बाद ही हुआ है तो हम कहेंगे ईओ का एक्ट इनकरेक्ट कहलाएगा। तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो फ्रेंड्स पुरुषोत्तम दास पीपटल की केस में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि असेसमेंट एक कंबाइंड प्रोसेस है, उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, असेसमेंट ऑर्डर एंड नोटिस ऑफ डिमांड दोनों प्रिपेयर होने चाहिए। यहां इस केस में फ्रेंड्स हमने ये मान लिया कि भाई नोटिस ऑफ डिमांड 31 दिसंबर तक ही गया था, तो फिर एसएससी की कंटेंशन इनवैलिड नहीं कहलाएगी, आप वैसा वर्सा एज्यूम्पशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मेन जो मतलब बात है वो केवल ये है, असेसमेंट ऑर्डर एंड नोटिस ऑफ डिमांड प्रिपेयर होने चाहिए, ओके। असेसमेंट ऑर्डर एंड नोटिस ऑफ, यस माय डियर फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं असेसमेंट ऑर्डर एंड नोटिस ऑफ डिमांड बस प्रिपेयर होने चाहिए, वो एसएससी को सर्व कब हुए इररिलेवेंट है, वो जैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे तब कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट यहां पर ट्रीट किया जाएगा। ये गुजरात हाईकोर्ट की जजमेंट का क्रक्स है, ओके, पुरुषोत्तम दास पीपटल की केस के। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी लगना चाहिए आपको, प्लीज देखिए। Teachwell Education is a trust approved under Section 1023C, which runs various educational institutions during the course of assessment under Section 143(3). The assessing officer finds that the trust has carried out its activities in contravention of section under which it was approved for exemption. Hence, the AO is going to pass an order without giving exemption under Section 10. Can the AO get any additional time limit? In completing this assessment, you are required to examine the issue with respect to the provisions of the IT Act. Yes, EO को एडिशनल टाइम लिमिट मिलेगा। EO ने जिस डेट पर इस ट्रस्ट की अप्रूविंग अथॉरिटी को कॉन्ट्रावेंशन इंटीमेट कर दिया, उस डेट से जब उस इंस्टीट्यूशन को ग्रांट की गई अप्रूवल के विड्रॉन का ऑर्डर ईओ रिसीव करेगा, तभी तो ईओ का वेटिंग टाइम खत्म होगा कि हाँ अब ये बॉडी नॉन नोटिफाइड बॉडी बन गई है, उसके बाद ही वो एक्ट करेगा, बिना एग्जामिनेशन के ऑर्डर पास कर पाएगा। तो इतना जो टाइम है वो ईओ का वेटिंग टाइम ईओ को यहां पर एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो जिस डेट पर वो याद है एक्सप्लेनेशन 1 वेटिंग टाइम का बेनिफिट ईओ को एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो पीरियड जो कमेंस होगा उस डेट पर, जिस डेट पर वो कॉन्ट्रावेंशन ईओ इंटीमेट कर देगा और ये पीरियड खत्म जाएगा होएगा उस डेट पर जिस डेट पर उस बॉडी को ग्रांट की अप्रूवल के विड्रॉन का ऑर्डर ईओ को रिसीव हुआ। ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन दैट इज टाइम लिमिट से एक्सक्लूड, मतलब उसमें ऐड कर दिया जाएगा और इसके बाद भी टाइम लेफ्ट
अगर 60 डेज से कम हो तो वो 60 डेज तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो कंफर्म है कि ईओ पे एडिशनल जो टाइम है वो यहां पर मिल सकेगा। ओके, सेक्शन 154 का ये क्वेश्चन याद है फ्रेंड्स? ये तो मैंने 154 जब आपको रिफ्रेश कराया था तो वहीं पर मैं साथ ही साथ रिवीजन सेशन में आपको थॉरोली कवर करा चुका हूं। ठीक है, आइए जरा फ्रेंड्स अब मैं 154 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। X Private Limited's assessment for assessment at 22-23 was completed under section 143.3 on 31st December 2023. The company went in appeal to the CIT appeal and the appeal was decided on 16th August 2028 and the appeal effect was duly given by the assessing officer on 25th August 2028. Thereafter, on 1st September 2028, the assessing officer noticed a mistake in calculation of depreciation on a particular block of assets, which reduced the income by 1.1 lakh. The assessing officer issued notice under section 154 for the purpose of rectifying the mistake. Is such rectification permissible? याद कीजिए फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन की टाइम लिमिट ऑर्डर साउट टू बी अमेंडेड जिस भी फाइनेंशियल ईयर में पास हुआ हो उस ईयर के क्लोज होने से 4 इयर्स। यहां जो ये डेट है फ्रेंड्स, इस डेट पर तो सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया है ना, सीआईटी अपील तो रेक्टिफिकेशन नहीं कर रहे, उनका ऑर्डर तो ऑर्डर साउट टू बी अमेंडेड नहीं है ना। एओ अपने ऑर्डर को अमेंड कर सकता है, राइट बट डियर फ्रेंड्स, एओ अपने ऑर्डर को जिसे वो रेक्टिफाई करना चाहता है वो उसने कब पास किया था? 31 दिसंबर 2023 को। भाई आप देखो ना, एओ के द्वारा यहां पर जो रेक्टिफिकेशन है वो किए जाने की बात चल रही है। तो वास्तव में ये जो असेसमेंट हुआ इस डेट पर, ये मैं कहूंगा इसका रेक्टिफिकेशन एओ करना चाहता है। इसमें वो ये नोटिस करता है कि भाई मैंने डेप्रिसिएशन ज्यादा दे दिया है, 1.1 लाख का एसएससी का कम टैक्सेशन हुआ है, तो इसके लिए वो 154 करना चाहता है। तो जो ऑर्डर साउट टू बी अमेंडेड है वो फ्रेंड्स कब पास हुआ? 31 दिसंबर 2023, मतलब 23-24 में। इसके क्लोज होने से 4 ईयर जरा चेक कर लो कब खत्म होंगे? 31 मार्च 2028 को ना। और एओ की आंखें कब खुल रही हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स आप देखिए, एओ की आंखें खुल रही हैं यहां 1 सितंबर 2028 को। तो अब इस केस में तो मैं ये कह ही सकता हूं कि इसके बाद आप 1 सितंबर 2028 को जो अपने इस रेक्टिफिकेशन, इस असेसमेंट ऑर्डर को रेक्टिफाई करने का ख्वाब देख रहे हो, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो यहां पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जो ऑर्डर साउट टू बी अमेंडेड है वहां से 4 इयर्स मिलते हैं, और वो ऑर्डर साउट टू बी अमेंडेड आपने यहां पास किया था, उसकी जो टाइम लिमिट थी वो यहां निकल चुकी है, उसके बाद रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक अलग से जो कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्टिव असेसमेंट का, प्रोटेक्टिव असेसमेंट मतलब एओ जो असेसमेंट रेवेन्यू के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए करे। हाँ, जहां कोई इनकम की टैक्सेबिलिटी को लेकर सर्टिनिटी नहीं है, राइट, तो वहां पर जो भी ऑल पॉसिबल पर्संस है उनके लिए उस इनकम को टैक्स कर देना, जिसमें प्रोटेक्टिव बेसिस पर वो असेसमेंट ऑर्डर बनाएंगे, नोटिस ऑफ डिमांड बनाएंगे, एसएससी की फाइल में लगाएंगे, लेकिन प्रोटेक्टिव बेस पर कोई रिकवरी करके नहीं बैठ जाएंगे कि दोनों से रिकवरी कर ली, या प्रोटेक्टिव बेस पर वो पेनल्टी लगाना चाहे तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। प्रोटेक्टिव असेसमेंट केवल पेपर असेसमेंट होता है, इसमें क्या कर सकते हो आप? केवल पेपर्स तैयार कर सकते हो। आओ प्रोटेक्टिव असेसमेंट से रिलेटेड केस स्टडी जो आपको दी गई थी वो ये रही आपके सामने। X and Y are partners of a partnership firm. The assessing officer of X is of the opinion that the income returned by X is actually taxable in the hands of Y. ठीक है, अब ये का केवल ओपिनियन है कि X ने अपनी रिटर्न में जो इनकम दिखाई है ये Y की इनकम होनी चाहिए। ठीक है, द असेसिंग ऑफिसर इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू असेस्ड द इनकम इन द हैंड्स ऑफ वो बोथ, दैट इज X प्लस Y। तो ये क्या कर रहे हैं वो प्रोटेक्टिव असेसमेंट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने केवल इंटरेस्ट के सेफगार्ड के लिए ये किया कि उन्होंने उस इनकम को एक्स के अलावा वाई के लिए भी असेस कर दिया। द असेसिंग ऑफिसर रिकवर्ड द टैक्स ड्यू ऑन द सेम फ्रॉम एक्स एंड वाई। He also imposed a penalty under section 270A on Y for under reporting of income, comment on the action of the AO।
हम कहेंगे इतना एओ फॉरवर्ड होकर काम नहीं कर सकता। यहां पर उसके अकॉर्डिंगली उसे वाई की इनकम भी लग रही है, वो वाई की इनकम भी हो सकती है, तो वो प्रोटेक्टिव बेस पर सस्पेंड कर रहा है, वो वाई को के लिए ऑर्डर बना रहा है, वो वाई की फाइल में सस्पेंड ऑर्डर बनाए, नोटिस ऑफ डिमांड बनाए, लगाए, पॉसिबल है, परमिसेबल है। लेकिन वो रिकवरी करना चाहे प्रोटेक्टिव बेस पर, वो पॉसिबल नहीं है। वो वाई पर पेनल्टी लगा रहा है इंटर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की, और इनकम को एक्स की इनकम भी मान रहा है। ये सही नहीं है। इस केस में हम क्या कहेंगे कि असेसिंग ऑफिसर का यहां पर दोनों के हैंड्स में टैक्सेशन का एक्ट तो वैलिड है, प्रोटेक्टिव बेस पर वो असेसमेंट कर सकता है, लेकिन जो रिकवरी उसने उस अमाउंट पर एक्स के अलावा वाई से भी कर दी, उसने पेनल्टी जो वाई पर लगा दी, ये उसका स्टैंड यहां पर सही नहीं कहलाएगा। और अब आइए फ्रेंड्स, एक यूनिक केस लॉ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको यहां दिया गया है, उसके लिए, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं वो केस लॉ भी प्रैक्टिस सेशन में आपको के साथ डिस्कस कर लूंगा, और उससे उसी टाइम पर हम जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी भी वहां बात कर लेंगे। तो रिवीजन सेशन में बस एक ये केस लॉ था जो मैंने प्रैक्टिस सेशन के लिए रेफर किया था। तो आइए जरा फ्रेंड्स, अब मैं डालमिया पावर लिमिटेड नदर के केस में जिस तरह का सीन डेवलप हुआ था वो आपके सामने रखूं। इसके लिए फ्रेंड्स, ये जो पूरी केस स्टडी है ना, ये मैं आपको यहाँ पर इस टाइम स्केल डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आया था वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बेसिक सी चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। कुछ बेसिक सी जो चीज है वो कंसीडरेशन में काइंडली ले लीजिए। आपको पता है ना कि अगर एसएससी ने अगर अपनी रिटर्न फर्निश कर दी और बाद में उसे कोई ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट डिस्कवर हो, तो वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, वो रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं 139(5). ओके, तो अगर एसएससी से ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती हो जाती है, वो उन्हें बाद में पता लगती है कि मैं ये तो क्लेम करना भूल ही गया, ये तो इनकम दिखाना भूल ही गया, तो वो उस ओमिशन को फुलफिल करने के लिए, उस रॉन्ग स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। फिर हम पावर्स में जो सेक्शन 119 डिस्कस करते हैं, उसमें सबसेक्शन 2 में क्लॉज बी में बोर्ड के पास ये पावर है ना, क्या कि वो एसएससी का कोई बिलेटेड क्लेम भी रेगुलराइज करा सकते हैं। वो इनकम टैक्स अथॉरिटी को, सीआईडी बिल को छोड़कर किसी अदर इनकम टैक्स अथॉरिटी को एसएससी का कोई भी क्लेम ड्यू टाइम निकल भी जाए, उसके बाद भी उन्हें एडमिट करने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेक्शन 170 जो लाइबिलिटीज इन स्पेशल केसेस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं, सक्सेशन वाला जो ये सेक्शन है, कि प्रीवियस ईयर में जैसे एक्स कोई बिजनेस चला रहे थे, वाई ने उनका बिजनेस टेक ओवर कर लिया, सक्सीड कर दिया, एक्स बन गए प्रेडिसेसर, वाई बन गए सक्सेसर। तो अब ऐसे केस में डेट ऑफ सक्सेशन के बाद उस बिजनेस में जो भी इनकम लॉस आएंगी, वो सक्सेसर की तो कहलाएंगी ना, राइट माय डियर फ्रेंड्स। डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती है कि सक्सेशन के बाद में अगर बिजनेस में सपोज कोई लॉस आ गया, मान लेते हैं, तो उस लॉस को वो मिस्टर वाई के हैंड्स में असेस करें, राइट, ठीक है। कुछ भी टेक्निकल तो नहीं है ना फ्रेंड्स। अब ये जो केस था डालमिया पावर लिमिटेड का, इस केस के बारे में चीजें आपके सामने रखने स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ये जो डालमिया डालमिया पावर लिमिटेड का जो केस है, इस केस में देखो किस तरह की चीजें हुई थी, वो उस तरह की चीजें इजी फॉर्म में मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे कोई ए लिमिटेड कंपनी सपोज किसी बी लिमिटेड कंपनी के साथ अमलगमेट होना चाहती है, दोनों कंपनियों ने स्कीम ऑफ अमलगमेशन भी तैयार कर ली और उसे अप्रूविंग अथॉरिटी एनसीएलटी के सामने प्लेस कर दिया, रिक्वेस्ट की कि आप जितना टाइम लगाना है हमारी स्कीम ऑफ अमलगमेशन को अप्रूव करने में वो लगाइए, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है कि अमलगमेशन को आप 1 जनवरी 2015 से ही अप्रूव कर देना, अपॉइंटेड डेट फर्स्ट जनवरी 2015 रख लेना। अब वो क्या जरूरी है कि ये स्कीम ऑफ अमलगमेशन अप्रूव हो जाएगी? हो सकता है कि एनसीएलटी रिजेक्ट कर दें। हाँ, तो अब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड अपने अपने बिजनेसेस जारी रखेंगी, जब तक दोनों एग्जिस्टेंस में है तब तक अपने अपने बिजनेस चलाएंगी। जब स्कीम ऑफ अमलगमेशन अप्रूव होगी, उसके बाद अमलगमेटिंग कंपनी पिक्चर से आउट होगी, तब तक तो अलाइव रहेगी ना वो, और हो सकता है स्कीम ऑफ अमलगमेशन रिजेक्ट हो जाए। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों ने अपने अपने बिजनेसेस कंटिन्यू रखे, ओके। अच्छा, अब यहीं पर चलो हम प्रीवियस ईयर 15-16 में मान लेते हैं कि जो अमलगमेटेड कंपनी जो बनने वाली है ना, बी लिमिटेड ने अपनी रिटर्न फर्निश की, अपनी इनकम पर उन्होंने जो अपनी आरओआई है वो फाइल कर दी। इधर ए लिमिटेड को इस प्रीवियस ईयर में लॉस हो रखा था, तो उसकी ए लिमिटेड ने अपनी रिटर्न फर्निश की,
ठीक है, तब तक स्कीम ऑफ अमलगमेशन अप्रूव हुई नहीं थी। हाँ, वो स्कीम जो अमलगमेशन के लिए अप्रूवल के लिए डाली गई थी, उस पर एनसीएलटी ने मोहर लगाई इस डेट पर 1 मई 2018 को एनसीएलटी ने ऑर्डर पास करके स्कीम को अप्रूव किया और उसे 1 जनवरी 2015 से ही इफेक्टिव बनाया। हालांकि जब प्रोसीडिंग्स एनसीएलटी के सामने चल रही थी तो उस टाइम पर एनसीएलटी ने अपनी स्कीम से एनसीएलटी ने अपने ऑर्डर से ये कंफर्म किया, इनफैक्ट अमलगमेटेड कंपनी को ये परमिट किया कि सुनो, आप जब हम स्कीम अप्रूव कर देंगे आपकी, तो उसके बाद में आप अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहेंगे कर पाएंगे, चाहे भले ही इनकम टैक्स एक्ट की टाइम लिमिट रिवाइज रिटर्न की निकल जाए और डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत है तो वो हमारे पास आ जाए। उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस दिया, उनको अलाउ किया कि देखो हम जो ये कह रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो 30 डेज का टाइम दे रहे हैं, अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दो। तब डिपार्टमेंट सो रहा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तब कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जब स्कीम अप्रूव हो गई तो अब इसके बाद में ए लिमिटेड पिक्चर से बाहर, और वो वास्तव में यहीं से पिक्चर से बाहर हुई मानी जाएगी क्योंकि जो अमलगमेशन की डेट है वो 1 जनवरी 2015 ही एनसीएलटी ने परमिट कर दी, राइट। तो अब जो प्रीवियस ईयर 15-16 की अमलगमेटेड कंपनी ने पहले जो रिटर्न अपनी फर्निश की थी, उस रिटर्न को उन्होंने रिवाइज किया क्योंकि स्कीम में उनको परमिट किया गया था। इस स्कीम में अमलगमेटेड कंपनी को इसके लिए एनसीएलटी ने परमिट किया था। बेसिकली इस प्रीवियस ईयर 15-16 में अमलगमेटिंग कंपनी को लॉस हुआ था, तो उन्होंने अमलगमेटिंग कंपनी के लॉस को कंसीडरेशन में लेते हुए अमलगमेटेड कंपनी ने अपनी जो रिटर्न है वो रिवाइज कर दी। हालांकि उस टाइम पर रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट क्या होती थी, किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए अपनी रिटर्न को कोई एसएससी रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने से 1 ईयर तक रिवाइज कर सकते थे। अब तो टाइम लिमिट बहुत कम रह गई है, अब तो टाइम लिमिट रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक भी नहीं बची है, उससे भी 3 महीने पहले तक ला दी गई है। लेकिन तब उस टाइम पर टाइम लिमिट रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने से 1 ईयर थी, वो भी निकल गई थी। उसके बाद में एनसीएलटी का ऑर्डर आया तो उसके बाद में ही बी लिमिटेड ने अपनी रिटर्न रिवाइज की जिसमें प्रेडिसेसर कंपनी के लॉस को अकाउंट फॉर किया। तो अब डिपार्टमेंट से बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। डिपार्टमेंट ने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, उस रिवाइज रिटर्न को टाइम बार्ड माना। उन्होंने क्या कहा कि सुनो, एक तो एक्ट की टाइम लिमिट निकल गई, दूसरा अगर आपको बिलेटेड क्लेम फाइल करना था तो आप बोर्ड के पास आते 119 सबसेक्शन 2 में, वो आपके बिलेटेड क्लेम को रेगुलराइज करा सकते थे, उनसे भी आपने रिक्वेस्ट नहीं की है। तो इसलिए आपका ये जो रिवाइज रिटर्न है ये टाइम बार्ड रिवाइज रिटर्न है, तो आपने बोर्ड से भी परमिशन नहीं ली है, इसलिए आपकी ये रिवाइज रिटर्न इनवैलिड है। अब कंपनी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बी लिमिटेड कंपनी डालमिया पावर लिमिटेड पहुंच गई, कहां, कोर्ट में। उन्होंने डिपार्टमेंट के एक्ट के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन रेज किया और हाई कोर्ट में रिट्रीशन जब फाइल की तो हाई कोर्ट की सिंगल मेंबर बेंच ने यहां अमलगमेटेड कंपनी के फेवर में डिसीजन दिया कि वाकई वो तो एनसीएलटी की स्कीम के हिसाब से रिवाइज रिटर्न फाइल कर रही हैं, तो वैलिड है उनका एक्ट। हाँ, उनके फेवर में डिसीजन दिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अब डिपार्टमेंट को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो डिपार्टमेंट जो सिंगल मेंबर बेंच का जो डिसीजन था उसको ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने लार्जर मेंबर की बेंच इसे देखे ये रिक्वेस्ट की और डिविजनल बेंच ने डिपार्टमेंट को फेवर कर दिया, सिंगल मेंबर बेंच की रूलिंग को रिवर्स कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मैटर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूटीफुली एक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनो, ये जो रिवाइज रिटर्न है ये 100% वैलिड है, सर्टेनली इसे जरूर असेसमेंट में कंसीडर किया जाना चाहिए। उन्होंने रीजंस दिए। 139(5) की टाइम लिमिट की बात मत कीजिए क्योंकि 139(5) उस केस में लगता है जब कोई ओरिजिनल रिटर्न में ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट एसएससी से हो गया हो, जो एसएससी बाद में डिस्कवर करे। यहां कोई ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट है ही नहीं, यहां तो स्कीम ऑफ अमलगमेशन अप्रूव हुई एनसीएलटी के ऑर्डर में, एनसीएलटी की परमिशन से रिवाइज रिटर्न फाइल की गई, तो यहां कोई ओमिशन रॉन्ग स्टेटमेंट तो है ही नहीं। अच्छा, दूसरा 119, जहां सेक्शन 119 भी क्या कहता है, जहां पर सिविलिटी सेटिस्फाइड है,
एसएससी के पार्ट पर कोई अगर उनके बिलीडेड क्लेम की एप्लीकेशन को अगर वो नहीं अलाउ करेंगे तो उनके साथ जेन्युइन हार्डशिप होगी। तो अगर बोर्ड ये कंसीडर करते हैं कि अगर मैं अपनी इनके बिलीडेड क्लेम को अलाउ करने की पावर नहीं एक्सरसाइज करूंगा तो इनके साथ जेन्युइन हार्डशिप होगी, तो ऐसे केस में वो एसएससी के क्लेम को बिलेटेड क्लेम को रेगुलराइज करा सकते हैं। तो यहां पर जेन्युइन हार्डशिप का कोई मैटर ही नहीं है। यहां फ्रेंड्स सिंपली एनसीएलटी के ऑर्डर के हिसाब से जो ये रिवाइज रिटर्न है वो फाइल की गई है। यहाँ कोई नई चीज निकल के तो आई नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि कोई फ्लड वगैरह आ गया हो, किसी एरिया में बाढ़ वगैरह आ गई हो, तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो इनकम टैक्स एक्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो वहां के लोग नहीं, इनकम टैक्स एक्ट की जो भी कंप्लायंस है वो वहां के लोग नहीं टाइम से पूरी कर पाए, तो इसलिए वहां के लोगों को बोर्ड ने अलाउ किया कि चलो आप इन प्रोसीडिंग्स को इस तक कंप्लायंसेस को पूरा कर सकते हो। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ तो एनसीएलटी का ऑर्डर आया है, उसकी वजह से अमलगमेशन अप्रूव हुआ है 1 जन 2015 से, और एनसीएलटी के ऑर्डर में लिखी गई बात की वजह से जो रिवाइज रिटर्न है वो फाइल की गई है। तो यहाँ पर कोई ऑटोमेटिक जेन्युइन हार्डशिप जैसा तो सीन बना नहीं है। और इसके अलावा फ्रेंड्स उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया सेक्शन 170 पर कि जब यहां अब अमलगमेशन अप्रूव हो गया, जब अमलगमेशन अब अप्रूव हो गया, तो अब इस केस में सेक्शन 170 कहता है कि जो भी प्रेडिसेसर का लॉस होगा, यस माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रीवियस ईयर में अगर ए लिमिटेड को अगर लॉस हुआ है तो डिपार्टमेंट की ड्यूटी है, यहां डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो जब ए लिमिटेड का असेसमेंट करें, तो यहां इस केस में डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो अमलगमेटेड कंपनी बी लिमिटेड का जब असेसमेंट करें तो वो खुद उस लॉस को कंसीडरेशन में लें। और यहां तो बी लिमिटेड अपनी तरफ से अमलगमेटिंग कंपनी के लॉस का इफेक्ट दिखाते हुए रिवाइज रिटर्न फाइल कर रही है, तो आप उसको चैलेंज कर रहे हो? उल्टी गंगा बह रही है ये। प्रेडिस सक्सेशन के बाद में तो अप्रूव हो गया ना, अब ये कंफर्म हो गया ना, एनसीएलटी ने आपकी स्कीम ऑफ अमलगमेशन अगर अप्रूव कर दी तो ये कंफर्म हो गया ना कि अब इस डेट के बाद में अमलगमेटिंग कंपनी एग्जिस्टेंस आउट हुई कहलाएगी, उसकी इनकम और लॉस अमलगमेटेड कंपनी की इनकम और लॉस कहलाएंगे। यस, अमलगमेटेड कंपनी मतलब सक्सेसर की के असेसमेंट का पार्ट बनेंगे। ये डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो उनसे रिवाइज रिटर्न मांगते, अगर बी लिमिटेड नहीं फाइल करती तो उनसे वो मांगते, लेकिन यहां तो वो खुद दे रही हैं और डिपार्टमेंट तो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है ना, ये नहीं टॉलरेट होगा। यहां सर्टेनली जो रिवाइज रिटर्न का ये एक्ट है वो बिल्कुल करेक्ट यहां पर कहलाएगा। तो सबसे ज्यादा जो कंसीडरेबल है फ्रेंड्स वो ये सेक्शन 170 है। डिपार्टमेंट वाज रिक्वायर्ड टू रिसीव द रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर AY 1617 and assess the income of assessee, that is amalgamated company, taking into account the scheme of arrangements and amalgamation is sanctioned by NCLT for the following reasons. Section 139(5) would not apply since the revised returns were not filed by the assessee on account of any omission or wrong statement in the original return. The delay was due to the time taken to obtain or obtain sanction of the schemes from NCLT. It was an impossibility for the assessee companies to have filed the revised return for AY 1617 before the due date of 31st March 2018, और ये तब थी, उस साल के लिए थी, राइट? अब तो बहुत कम रह गई है। सिंस एनसीएलटी पास द लास्ट ऑर्डर सैंक्शनिंग द स्कीम ओनली ऑन 22 अप्रैल एंड 1 मई 2018। मतलब इजी फॉर्म में अगर मैं चीज आपके सामने रखूं तो क्या यहाँ पर ये कोर्ट कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि जब जब सुप्रीम कोर्ट का, जब यहाँ पर एनसीएलटी का ऑर्डर इस डेट पर आया है तो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है कि जो अमलगमेटेड कंपनी है वो अमलगमेटेड कंपनी रिवाइज रिटर्न की नॉर्मल टाइम लिमिट से पहले रिवाइज रिटर्न फाइल कर पाती जब तक कि वो अमलगमेटेड कंपनी बनी नहीं थी। एनसीएलटी का स्कीम ऑफ अमलगमेशन का अप्रूवल का ऑर्डर आया ही नहीं था। कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है ये तो। इसलिए 139(5) का तो यहाँ कोई रेलिवेंस ही नहीं है। और उन्होंने ये भी क्लियर किया 119(2) would not be applicable where the assessee had restructured its business and filed a revised return of income with the prior approval and sanction of NCLT without any objection from the department. डिपार्टमेंट ने, देखो एनसीएलटी ने टाइम दिया था, डिपार्टमेंट ने तब कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया था, उन्हें तब करना चाहिए था। यहाँ पर एनसीएलटी ने अपने ऑर्डर से जब अमलगमेटेड कंपनी के लिए रिवाइज रिटर्न की परमिशन की बात की और डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्शन रेज करने का 30 दिन का टाइम दिया था, डिपार्टमेंट ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया।
तो अब क्यों कर रहे हैं? अब अगर एसएससी एनसीएलटी के ऑर्डर की वजह से रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहा है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, सर्टेनली ये वैलिड कहलाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म यहां किया, राइट। आई होप ये केस स्टडी आपको अच्छे से रिफ्रेश हो गई होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूं। तो सेक्शन 170 से डिपार्टमेंट को खुद मांगनी चाहिए थी रिवाइज रिटर्न, और यहां तो एसएससी कंपनी ने खुद ला कर दी है, तो डिपार्टमेंट को उसे कंसीडर करना पड़ेगा। अब इसी पर बेस्ड आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया गया था लास्टली में, वो आपके सामने आइए और यहां पर प्रेजेंट कर देता हूं। बिल्कुल ये इसी केस के जो फैक्ट्स है वो आपको यहां पर दिए गए हैं। मेसर्स ए लिमिटेड entered into a scheme of amalgamation with Messrs X Limited and Y Limited. ओके, ट्रांसफरर तो ए लिमिटेड बनने वाली है, यहां पर हम कह सकते हैं अमलगमेटेड कंपनी, और एक्स और वाई बनने वाली है अमलगमेटिंग। द अपॉइंटेड डेट ऑफ स्कीम वाज 1 Jan 2015, सेम डेट है वही जो अभी आपने केस स्टडी में देखी थी। द स्कीम्स वर आल्सो the schemes which also incorporated provisions for filing returns beyond the stipulated time were duly approved and sanctioned by the NCLT on 31st May 2018, which was duly filed with the assessing officer on 10th June 2018. Messrs A Limited, X Limited, and Y Limited filed its original return of income for the AY 1617 on 31st August 2016, declaring loss of rupees 100 lakhs, 150 lakhs, and 120 lakhs respectively. Messrs A Limited, that is amalgamated company, thereafter filed a revised return on 31st December 2018, claiming further loss for AY 1617 based on the revised computation of X Limited. The assessing officer didn't entertain the revised return, stating that it was time barred and condonation was not taken from CBDT for filing revised return beyond stipulated time. What is your review? हम यहाँ पर क्या व्यू देंगे? हम तो यही कहेंगे कि देखो, अगर स्कीम ऑफ अमलगमेशन यहाँ जो रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट, हमारा व्यू तो सिंपली यहाँ पर ये बनेगा। देखो, एग्जामिनर ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको, नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको 2 4 5 साल पहले के किसी असेसमेंट ईयर के लिए क्या लॉ था वो पता हो। बहुत से बहुत वो लेटेस्ट किसी ईयर के लिए टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए रिवाइज रिटर्न फाइल करने की टाइम लिमिट क्या थी ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप करंट टाइम लिमिट को बेस बनाकर भी आंसर दे सकेंगे कि भैया देखो, अभी रेलिवेंट असेसमेंट के क्लोज होने से 3 मंथ्स बैक तक जो रिवाइज रिटर्न वो फाइल हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2016 रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट बनेगी। टाइम लिमिट फॉर रिवाइज रिटर्न बेस्ड ऑन करेंट लीगल पोजीशन। ठीक है, तो करेंट लॉ के हिसाब से तो हम कहेंगे, करेंट लॉ को अगर हम यहां पर इफेक्ट दें तो टाइम लिमिट रिवाइज रिटर्न की ये बनती है, राइट माय डियर फ्रेंड्स, असेसमेंट 16-17 के लिए। और रिवाइज रिटर्न फाइल की कब गई है? रिवाइज रिटर्न फाइल की गई है इस डेट पर, यस, इस डेट पर फाइल की गई है, मतलब इसके कहीं बाद में वो फाइल हुई है 31 दिसंबर 2018 को। ओके, अच्छा, तो इस डेट तक क्यों नहीं फाइल हो पाई थी वो? क्योंकि एनसीएलटी ने जो स्कीम अप्रूव की है, एनसीएलटी ने जो स्कीम अप्रूव की है वो बेसिकली यहाँ टाइम लिमिट के बाद की हुई है। जो एनसीएलटी ने स्कीम जो अप्रूव की हुई है वो 2018 में की हुई है, मई और जून की जो डेट आप देख रहे हैं उसके बाद में ये रिवाइज रिटर्न फाइल हुई है। सर्टेनली जो प्रेडिसेसर हैं उनके जो उस साल के लॉस रहे हैं, उन लॉस को अब हम यहां पर सक्सेसर का, अमलगमेटेड कंपनी का लॉस ट्रीट करेंगे 170 की वजह से, सेक्शन 170 की वजह से ये जो लॉस है ये सक्सेसर के हैंड्स में ही असेसेबल बनेगा। और अगर अमलगमेटेड कंपनी उन प्रेडिसेसर मतलब अमलगमेटिंग कंपनी के लॉस को कंसीडरेशन में लेकर रिवाइज लॉस की फिगर पर अगर वो अपनी रिटर्न रिवाइज कर रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। हमारा व्यू यही है कि यहां रिवाइज रिटर्न वाली टाइम लिमिट नहीं लगेगी, इसलिए आप टाइम बार्ड मत बोलिए। और दूसरा, सीबीडी की कॉन्डोनेशन पिटीशन, इसलिए सीबीडी की यहां पर जो कॉन्डोनेशन है वो इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि यहां पर कोई जेन्युइन हार्डशिप इमीडिएटली अराइज नहीं हुई है जिसकी वजह से कि हम बोर्ड के पास जाते हैं। तो यहां इस केस में हम बस यही कहेंगे अपने आंसर में
फ्रेंड जो केस लॉ में अभी आपने चीजें देखी थी ना, बस उसी तरह की चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, तो यहां इस केस में बेसिकली जो जो आंसर इंस्टीट्यूट ने बनाया है, देखो उसमें भी उन्होंने करंट लीगल पोजीशन को बेस बनाया कि असेसमेंट 16-17 के लिए जो रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट थी वो 31 दिसंबर 2016 बनती है। हालांकि उस टाइम पर टाइम लिमिट कुछ और हुआ करती थी, राइट। लेकिन जब एनसीएलटी ने ऑर्डर मई 18 में पास किया तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो इम्पॉसिबल ना कि नॉर्मल टाइम लिमिट में रहकर रिवाइज रिटर्न फाइल हो पाती, पॉसिबल ही नहीं है, राइट माय डियर फ्रेंड्स। देखिए जरा, तो इसीलिए यहाँ ए लिमिटेड को बोर्ड के पास तो जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का केस है, ठीक है। यहां पर कोई जेन्युइन हार्डशिप जैसा केस नहीं है। तो यहां इस केस में अगर डिपार्टमेंट को पहले एनसीएलटी ने मौका दिया था कि देखो हम इन्हें रिवाइज रिटर्न की परमिशन अपनी स्कीम में दे रहे हैं, तब आपने कोई दिक्कत नहीं की। तो अब अगर रिवाइज रिटर्न अमलगमेटेड कंपनी ने फाइल की तो इसमें क्या गलत है? आपकी तो खुद ड्यूटी है कि आप उनसे रिवाइज रिटर्न रिसीव करके अमलगमेटेड कंपनी के हैंड्स में अमलगमेटिंग कंपनी के लॉस का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करते, क्योंकि सक्सेशन के बाद में तो जो बिजनेस की इनकम और लॉस है वो प्रेडिसेसर की नहीं सक्सेसर की ही कहलाती है। तो कंक्लूजन यही है, इस केस लॉ के जो फैक्ट्स हैं वो स्ट्रेट वे आपको इस क्वेश्चन में दिए गए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, जो हमने केस लॉ में भी डिस्कशन किया है बस वही चीज है फ्रेंड्स, आपको यहां पर इस क्वेश्चन के आंसर में यूज करनी थी। तो मैंने इस केस लॉ के लिए जस्ट एक ब्रीफ बेस आपको कुछ प्रोविजंस के साथ डेवलप कराया, और मेनली इस केस में जो हुआ था वो हमने यहां पर ये डिस्कस किया, और जिस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया था उसकी बात हमने यहां पर फाइनली और कर ली। तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ, असेसमेंट प्रोसेस से रिलेटेड रिवीजन के बाद में हमने इस प्रैक्टिस सेशन में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनकी भी जो प्रैक्टिस है वो कर ली है। एपी से रिलेटेड चीजें कंप्लीट है। हम मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट रिवीजन सेशन में पहले, जिसमें मैं आपको अपील्स, रिवीजन, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की पावर्स वगैरह रिफ्रेश कराऊंगा, और फिर इन्हीं पर बेस्ड हम एक प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय टू यू एंड थैंक यू।